प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी खासतौर पे पिंडोरा पेपर्स के हवाले से और चेयरमैन नैब की तैनाती, इस पर मशावरत होगी। और पीछे हुकूमत का ये खासा रहा है कि वो प्लान बाद में करते हैं और एक्शन पहले कर लेते हैं। इस पर तजिया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर पर्सन हुसैन थेबो साहब ने। और थेबो साहब किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे पिंडोरा पेपर्स पे आपका ओपिनियन लूँगा और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। मैं देखिए, पहले विकीलीक्स आया, उसके बाद पनामा पेपर आया, उसके बाद पनामा पेपर आया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये इलीगल नहीं है, ये लीगल इन्वेस्टमेंट है। सब्जेक्ट हो कि अगर आप ये अपनी पूरी जो पेमेंट है ये आप एनुअल रिटर्न में इंक्लूड करते हैं। खासतौर पे जैसे सचिन तेंदुलकर ने ये आते ही साथ उसने कहा कि भाई मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने पैसे अपने पूरा मैंने ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास, और ये जो जितनी भी मेरी कंपनीज है ये कंपनीज मेरे टैक्स के रिटर्न में भी शामिल हैं। ये पनामा लीग या स्विट्जरलैंड लीग या विकी लीग ये ऐसे है, विकी लीग जो जहाँ हो रहा है, जैसे हमारे पास में हदूद नमाज आई है, वहाँ पे भी टैक्स फ्री जोन है कि वहाँ पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। अब यहाँ पे बात आती है सादिक और अमीन की, कि जिन लोगों ने ये अपने टैक्स गोशवारे में डिक्लेयर नहीं किया है और ब्लैक तरीके से बाहर लेके गए हैं, और जो वजीर आजम साहब थे उनका ये स्लोगन होता था कि जिन्होंने भी बाहर इन्वेस्टमेंट की है वो चाहे लीगल है वो चाहे इलीगल है वो गलत है। अब पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वजीर आजम साहब जितनी भी कोशिश करते हैं वो एक न एक कोई ना कोई पिंडोरा बॉक्स एक पाकिस्तान में नया उनके लिए खुल जाता है। तो ये अभी एक टेस्ट केस है वजीर आजम साहब के लिए कि जो उनके नियर एंड डियर हैं वो उनके लिए कैसे एहतसाब करते हैं। अब जब पहले वो कहते थे तो वो कहते थे कि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बननी चाहिए जिसके तहत ये सारे इन्वेस्टिगेशन, अब उन्होंने एक अपनी कमीशन बना ली अपने अंडर में जिसका हेड भी लॉ मिनिस्टर करेगा। तो फिर आप समझ रहे हैं कि फिर उसका एहसाब नहीं हो सकता। हुसैन साहब, यही अपोजिशन भी यही कह रही है कि अगर आप इस तरह एहसाब करेंगे तो फिर एहसाब तो ना हुआ। असूलन आप तो बड़े असूल बताते थे जब आप कैंटीनर पे खड़े होते थे, आप कहते थे कि आपने एक फार्मूला सेट किया था कि आपको अलग हो जाना चाहिए अपने ओहदे से, लेकिन अभी वही जो FBI है वो या वही एजेंसी जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ कैसे फैसला देंगी? सर, बात ये ना कि जितनी भी चीज़ें वजीर आजम साहब ग्राउंड से बाहर बोलते थे, वो जब ग्राउंड में अंदर उतरे तो वो 3 साल तक अभी तक यही फरमा रहे होते हैं कि हाँ अब हमें समझ आ गई है कि थोड़ी बहुत कि किस तरह से गवर्नमेंट रन होती है। वो पहले कहते थे मेरे पास 200 टेक्नोक्रेट हैं, मेरे पास ओपनिंग बैट्समैन ऐसा है कि वो 25 बालों पे सेंचुरी करके रिकॉर्ड कायम कर लेगा। वो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर साहब जो है वो क्लीन बोल्ड हो गए थे, फिर उन्होंने उसको दोबारा जो है वो अपनी क्रीज में अंदर लाए हैं। तो इस वक्त तक तो वजीर आजम साहब को चीज़ें समझ में नहीं आ रही। हमारे मुल्क की डायनामिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी आदमी इलेक्शन लड़के आता है वो 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करके आता है, वो कहता है भाई हमें पैसे चाहिए ना। वो तो नोटिस हो गया, ये नोटिस तो अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं है और सब पॉसिबल भी नहीं हो सकता ना कि एक शख्स है जिसके नीचे FBR बना हुआ है वो कैसे उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा। यही चीज तो हम आपसे पूछ रहे हैं और यासीन आजाद साहब भी और हुसैन साहब का भी यही सवाल है आपसे। देखिए, इसमें शौकत तरीन साहब को आप छोड़ दें, उनको नहीं तो बाकी भी तो इन्फ्लुएंस तो डलेगा ना। हुकूमत में बैठे हुए एक बंदा पावर में है, पावर में बैठे हुए शख्स के खिलाफ फैसला कैसे आ सकता है? देखिए, इसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, उनका तो नाम नहीं है इसके बीच में। तो आप जो इसमें FIA है, इसमें IB है, इसमें FBR है, उस बात तो उनके नीचे BRT उनके नीचे ही था, वहां पे क्या हुआ? गंदम स्कैंडल उनके नीचे था, वहां पे क्या हुआ? चीनी स्कैंडल उनके नीचे था, क्या हुआ? तो ये सारे वो चीजें हैं जो प्रीवियसली ऐसा हमारे सामने ही है ना टेस्ट केस, उसमें तो वो कामयाब नहीं हुए, इसमें कैसे कामयाब हो जाएंगे? लॉजिक तो ये है। बिल्कुल। देखें, जो आपका पहली दफा है कि शुगर कमीशन का जो है इन्वेस्टिगेशन वो पब्लिक हुई है। पहले तो कभी आज तक नहीं, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा ना कि मैं हमारे सामने तो इतने कार्टेल बने हुए हैं, माफियाज हैं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब वहां बेबस है तो यहाँ कैसे फैसला सुनाएंगे वो? और उनको तो ओपनली सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना चाहिए था। देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरह उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया था पनामा का, अगर वो चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं।
लेकिन उन्होंने भी जो जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट है उसके ऊपर लिया था। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर जो रिपोर्ट आती है उसके अगर उस पे वो लेना चाहे तो वो जरूर ले सकते हैं। लेकिन जो भी देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन जिन जिन लोगों के खिलाफ किया है उनका अभी नतीजा पूरा हमारे सामने नहीं आया, वो पेंडिंग केसेस हैं। अगर वो केसेस खत्म कर दिए जाएं और उनको क्लियरेंस दी जाए तो फिर आप मुझसे पूछें। अभी तो डॉक्टर शादिया साहब, आप किस तरह देखती हैं, खासतौर पे चेयरमैन नैब के हवाले से कल मुशावरत होगी, आपको लगता है आप सपोर्ट करेंगे पीटीआई की के इस प्रपोजल को? देखिए जफीर, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पिछली गवर्नमेंट में होते थे, अपोजिशन में होते थे, तो आप ये कहते थे कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो तब वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब वो चीजें डिबेट से हल ना होती। तो मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंट साहब को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने के अलावा उनको जरा बाहर लाएं, उनको थोड़ा सा धूप में रखें ताकि उनके जो है सेंसेस काम करना शुरू करें कि वो सिर्फ ऑर्डिनेंस पे साइन करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो ये भी करने के लिए बैठे हुए जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच की थी, और स्पीच में सिर्फ वो एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहे थे। वो शायद भूल गए थे कि वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, वो पीटीआई के प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये चीजें इनको समझ में आनी चाहिए, और नैब के लिए ये अपनी फेवरेट वो फेवर ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जहां जहां से इनको अपनी फेवर मिलेगी ये हर उस इदारे को मुस्तहदा बनाएंगे, चाहे वो ईसीपी हो या दूसरे इदारे हो। ठीक है। और इनके पुरानी स्टेटमेंट्स आप निकाल के देख लें। अभी उस्मा साहिबा कह रही थी कि हमारी ये चीजें होंगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोमोटो ले ले। नहीं, उसमें तो इन्होंने कमाल के यूटर्न लिए, इसमें कोई शक नहीं। जहां जहां इनको अपनी फेवर मिलेगी ये हर उस इदारे को। उस्मा फारूकी साहिबा, आप सुन सकती है मुझे? उस्मा फारूकी, आप जी मैं सुन सकती हूँ। उस्मा, आप क्विकली आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। महंगाई है एक तरफ, अब नैब का मामला है, पिंडोरा पेपर्स है, हुकूमत इन मुश्किलात से निकल पाएगी? क्विकली देखिए, महंगाई की सतह तो हकीकत है कि बहुत हाई फाई है। महंगाई पे मैं आती हूं, लेकिन उस्मा फारूकी, आप उस्मा कर्रा साहब, मैं उस्मा फारूकी साहिबा से सवाल कर रहा हूं। ये अच्छा जी जफीर, आपने ठीक कहा, बिल्कुल हकीकत है कि महंगाई की सतह जो है बहुत बुलंद तरीन वक्त में जा रही है, और इसको कंट्रोल करना भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और ये जो नैब के केसेस हैं, ये सब चीज़ें जो भी हैं, हम तो यही हमेशा से कहते आए हैं कि इनको ज़ेरे गौर रखना चाहिए, बिल्कुल लीगल तरीके से और जुडिशरी के साथ। इसको यहाँ वहाँ मूव करने से इसका हल नहीं निकलना, पेंडिंग में छोड़ने से इसका हल नहीं निकलना। ठीक है उस्मा, आपके पास भी आऊँगा चूँकि अब वक्त खत्म हो रहा है। कानून तोड़ कर चेयरमैन नैब की तोसी को कबूल नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग नून का स्टांस है ये। और आपको लगता है कि इस पे भी पीटीआई ने बहुत जल्दी की, पहले अपोजिशन से मुशावरत कर लेते तो शायद ये सूरत हाल ना होती? 3.5 साल में पीटीआई ने कभी भी आइनी तौर पर जितने भी स्टेप लिए ना, आइनी स्टेप वो कानून के मुताबिक नहीं लिए। आप नैब के चेयरमैन का देख लें, उनका टाइम पीरियड एक मुकर्रर है 4 साल का, 4 साल के बाद उनको जाना है। नैब का कानून अगर देखेंगे तो इसमें एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं, बल्कि सेक्शन 6 कम्प्लीटली मना करती है कि आप किसी को एक्सटेंशन नहीं दे सकते। ये आइनी पोस्ट है। मैं हैरान हूँ कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है कि अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील कर ले, तो अपोजिशन अगर ये कहे कि आप लीडर ऑफ फोर्स को तब्दील कर लें चूँकि वो अपोजिशन से बाहर, तो फिर आपकी पोजीशन क्या होगी? लास्ट पे जो मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो चेयरमैन नैब को जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो टोटली गैर कानूनी है, गैर आईनी है। बहुत शुक्रिया यासीन रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और बाकी तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ थे, मैं माज़रत चाहूँगा बाकी मेहमानों से, उनको हम प्रॉपर टाइम नहीं दे सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।